वाईटी जयश्राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बॉलीवुड धीरे धीरे ओरिजिनल सिनेमा से दूर होता जा रहा है। जब देखो वही नाच गाना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आइटम नंबर से लेकर न जाने क्या क्या। लेकिन अभी भी कुछ कलाकार हैं जो इस बीच सिनेमा के ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। हाल ही में एक ऐसी मूवी आई है जिसकी कहानी इंडिया के हर आदमी से रिलेट करती है, आपसे भी और मुझसे भी। ये आतंकवाद के ऊपर इतनी फिल्म बनाकर करोड़ों कमाने वाले बॉलीवुड को कभी नहीं दिखा कि जितनी जान आतंकवाद ने ली है उससे ज्यादा जाने तो हमारे देश के गड्ढों ने ली है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सड़क के गड्ढे। अब सराहनीय बात ये नहीं है कि इस पर मूवी बन गई है, बल्कि बात ये है कि मूवी असल में एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों, अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की मूवी आपको एक अलग एहसास दिलाने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करने से साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पिता और बेटी से। बेटी का नाम होता है गुड़िया, जो कहती है पापा मैं 15 साल की होते ही इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूंगी, आप देख लेना। लेकिन पापा आप ना मम्मी को समझा लेना, वो मेरी बात को समझती ही नहीं है, बस पढ़ाई 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 करने के लिए कहती रहती है। ये सुनकर पिता कहता है कि गुड़िया मैं तेरी वजह से तेरी माँ को कुछ नहीं कह सकता और तू टेंशन मत ले, अपने खेल पर पूरा ध्यान लगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो मजाक ही मजाक में गुड़िया कहती है कि पापा आप बस मुझे ना सिलेक्शन तक वेट कर लो, फिर आप ना मम्मी को डिवोर्स दे देना और फिर मेरे साथ रहना, ठीक है? फिर हम दोनों चलेंगे। एक काम करना, रहने दो, अपना एक शादी तक मेरा वेट कर लो। ये सुनकर उसके पिता जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि वाह बेटा, तुम तो शादी करके खुद तो अपने हस्बैंड के साथ चली जाओगे और मुझे मेरी वाइफ से डिवोर्स लेने की बोल रही हो, ये कैसी बात हुई? तो गुड़िया कहते हैं कि आप मेरे साथ ही चलना, बस आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। इन बातों पे दोनों बहुत हंसते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। घर आते ही गुड़िया की माँ राधा दोनों पर बहुत चिल्लाती है कि ये वहाँ घूमने चले जाते हैं और मुझे घर में अकेला ही छोड़ देते हैं। और गुड़िया तुमको पढ़ाई करनी है या नहीं, बस क्रिकेट ही खेलना है? अब दोनों बाप बेटी चुपचाप डांट खाते रहते हैं और फिर राधा शांत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुड़िया का पिता मनोज अपनी बेटी को रोज की तरह प्रैक्टिस करवाने के लिए लेकर जाता है और उसको बहुत मोटिवेट भी करता है। कोच कहता है कि गुड़िया इतनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है कि अगले साल उसको हम स्टेट लेवल पर खिलाने का सोच रहे हैं। और ये सुनकर मनोज को बहुत खुशी होती है। इसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं, लेकिन गेट पर राधा खड़ी होती है, जो कि लेट होने से उनसे नाराज होती है। इसलिए उससे बचने के लिए मनोज और गुड़िया ऐसे नाटक करते हैं जैसे स्कूटी खराब होने की वजह से वो लेट हो गए हों। पर फिर भी राधा दोनों के ऊपर भड़क जाती है। तो मनोज कहता है कि अरे तुम्हें अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए, आज कोच उसकी तारीफ कर रहे थे। राधा कहती है हाँ हाँ, मैं तो उस दिन गर्व करूंगी जब टीचर बोलेंगे कि गुड़िया के अच्छे नंबर्स आए हैं। खैर अब राधा गुड़िया को लेकर अंदर चली जाती है, जिसके बाद मनोज की स्कूटी सच में खराब हो जाती है और वह उसे ठीक कराने के लिए लेकर जाता है, लेकिन मैकेनिक की शॉप बंद होती है। तो मनोज अपनी स्कूटी ऐसे ही लेकर अपने काम पर चला जाता है, जहाँ पर एक छोटे से कैफे में मैनेजर का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राधा जब गुड़िया को स्कूल से वापस लेकर आ रही होती है तो एक स्कूटर वाला पानी के गड्ढे के ऊपर से ऐसे निकलता है कि पूरा गंदा पानी गुड़िया और राधा पर आ जाता है। जिसके बाद राधा उस आदमी को थोड़ा भला भला बोलकर घर आ जाती है। उधर मनोज भी पूरी शिद्दत से कैफे में अपना काम संभाल रहा होता है। हमें पता चलता है कि आधे से ज्यादा कस्टमर तो सिर्फ उसके बिहेवियर और उसके अच्छेपन के वजह से वहाँ पर आते हैं, ताकि वो अच्छे से सबसे बात भी करता है। और अब रात को जब गुड़िया चांद को देख रही होती है तो मनोज से पूछती है कि पापा ये चांद पर काला काला क्या है? तो मनोज कहता है कि वो तो काला दाग है बेटा, ताकि चांद को किसी की नजर न लगे, जैसे तुम और तुम्हारी माँ चांद हो और मैं काला आदमी, मैं दाग हूँ, जिसकी वजह से तुमको नजर नहीं लगती। इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब अगले दिन मनोज अपने मालिक से 1 महीने का एडवांस मांगता है, क्योंकि उसे गुड़िया की फीस भरनी होती है। इसके बाद शाम को पूरी फैमिली एक छोटी सी पिकनिक पर जाती है, जहाँ मनोज गुड़िया से कहता है कि देखो बेटा, इस दुनिया में कभी किसी को झुकाकर या गिराकर आगे बढ़ने की मत सोचना, हमेशा अपनी मेहनत से आगे बढ़ो और कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। और घर आकर दोनों बाप बेटी आने वाले वक्त की तैयारी करते हैं कि जब गुड़िया सेंचुरी मारेगी तो आखिर वह कैसे पोज देगी। दूसरे दिन कोच लगातार गुड़िया की स्ट्रीट ड्राइव की प्रैक्टिस करवाता है, ताकि वो स्टेट लेवल के लिए अच्छे से तैयार हो सके। फिर उस शाम वो स्कूटी फिर से खराब हो जाती है, तो राधा कहते हैं इसको ठीक करवा लो, नहीं तो किसी दिन जब तुम अपनी बेटी को प्रैक्टिस के लिए लेकर जा रहे होगे ना, तब लेट हो जाओगे, फिर बोलोगे कि ये काम पहले क्यों नहीं करवा लिया। तब मनोज कहता है कि आज पहली बार तुमने सही बात की है, कल ही मैं इसको ठीक करवाता हूँ।
फिर हम देखते हैं कि राधा को एहसास होता है कि मनोज अकेले ही बहुत कुछ संभाल रहा था, इसलिए वह मनोज से कहती है कि मैं पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ, मैं घर भी संभाल लूंगी और काम भी जैसे आप संभालते हो। लेकिन मनोज इसके लिए मना कर देता है। वह कहता है कि तुम पहले ही इतना सब कुछ कर रही हो, घर देखना ही बहुत बड़ा काम होता है और दूसरा काम करोगी तो शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन तभी गुड़िया मनोज को समझाती है कि जैसे आप करते हो ना पापा, वैसे माँ भी कर लेगी, इसलिए आप टेंशन मत लो, उनको थोड़ा सपोर्ट करो। ये सुनकर मनोज अब पार्लर के लिए कोर्स करवाने के लिए मान जाता है। फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ ही महीनों में स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन होने वाला होता है। ये इसलिए गुड़िया का कोच उसे पहले ही डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर सिलेक्ट करके मैच खेलने के लिए तैयार करता है। अब उस दिन रात को गुड़िया को नींद नहीं आती, तो वह मनोज को कहानी सुनाने के लिए तो कहती है कि मनोज उसे प्यासे कौवे की कहानी सुनाता है, जो प्यासा था और इसलिए उसने घड़े में कंकड़ डाल डालकर पानी को ऊपर कर लिया था और अपनी प्यास बुझा ली थी। मनोज पूछता है कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तो गुड़िया कहती है कि कंकड़ डालने से पानी जल्दी ऊपर आ जाता है। लेकिन मनोज कहता है कि नहीं पागल, इसका मतलब होता है कि जितनी मेहनत तुम करोगे ना, उतना ही फल तुम्हें मिलेगा, यानी मेहनत का फल हमेशा सुखदायी ही होता है। पानी पीकर प्यास बुझाई। वह कहता है कि इसलिए बेटा कभी फल की फिक्र मत करना, धीरे धीरे मेहनत करती रहना, उसका फल तुम्हें अपने आप मिल ही जाएगा। अब कुछ दिनों में गुड़िया का रिजल्ट आता है तो उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है। राधा अंदर जाते ही टीचर को कहते हैं कि अगली बार बहुत मेहनत करेगी, प्लीज आप ना इसको स्कूल से मत निकालेगा। लेकिन टीचर कहते हैं कि हम इसको स्कूल से क्यों निकालेंगे, हमने तो आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि गुड़िया के नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं और हमारे स्कूल की अकेली ऐसी लड़की है जिसने स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छे नंबर हासिल किए हैं। ये सुनकर मनोज और राधा बहुत खुश होते हैं और अपनी गुड़िया पर प्राउड फील करते हैं। फिर अगले दिन मनोज अपनी स्कूटी से रोज की तरह गुड़िया को स्कूल से रिसीव करने पहुंचता है। वापस आते वक्त दोनों पढ़ाई और क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। गुड़िया कहती है कि पापा कल सुबह आपको पता है ना हमें मुंबई जाना है, परसों हम मेरा मैच है। तो मनोज कहता है कि हाँ हाँ मुझे याद है बेटा, मैंने टिकट करवा ली है, 8 बजे की ट्रेन है। इसी बीच गुड़िया कहती है कि पापा कल मुझे ना पहले आप ना मुझे आइसक्रीम खिलाना, वहाँ पर लेके चलना जाने से पहले, ठीक है, मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुनकर मनोज कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी घर पर आइसक्रीम लाकर रख दी है, घर चलकर खाएंगे। उसका ये कहना होता ही है कि तभी एक गड्ढे की वजह से मनोज की स्कूटी डिसबैलेंस हो जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जहाँ हेलमेट की वजह से मनोज को तो ज्यादा चोट नहीं लगती, वहीं जमीन पर पत्थर से लगने से गुड़िया का सर फट जाता है और उसमें से लगातार खून बहने लगता है। पहले 10 सेकंड तो मनोज को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। फिर एकदम से उसे गुड़िया का ख्याल आता है। वह देखता है कि गुड़िया का खून निकले जा रहा था। आसपास खड़े लोगों से वह हेल्प मांगता है। खड़े खड़े लोग सिर्फ उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तो मनोज इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस को फोन करो, ये करो, वो करो, लेकिन असल में सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। तभी इसी बीच मनोज अपनी बेटी को ऐसी ही हालत में गोद में उठाकर इधर उधर भागता है। देखता है कुछ वाहनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अपनी चोट को भूलकर अपनी बेटी को गोद में लिए हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है और आते जाते कई लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। वही खून बहने की वजह से गुड़िया की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब जैसे तैसे वो हॉस्पिटल में लेकर पहुंचता है अपनी बेटी को, जहाँ डॉक्टर गुड़िया को इमरजेंसी वार्ड में भेज देते हैं। बाहर खड़े होकर वह आते जाते डॉक्टर से कहता है कि सर बस थोड़ी सी चोट लगी है, उसका खून रोक दीजिए, वो सही हो जाएगी। इतने में सामने से राधा भी आ जाती है। वो उसे वही समझाता है जो हर घर में आदमी करता है। वह कहता है कि कोई खतरे की बात नहीं है, बस थोड़ा सा पत्थर लगा है उसको, इसलिए उससे खून बह रहा था, डॉक्टर देख लेंगे, अभी खून बंद रुक जाएगा ना तो बस सब ठीक हो जाएगा। और वह ये सब कह तो रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर जानता था कि मामला अंदर भी इतना सही नहीं था। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि चोट लगने की वजह से इतना खून बहा कि गुड़िया को हम बचा नहीं पाए और उसकी मौत हो गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसको बचा नहीं पाए। ये सुनकर दोनों माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे वहीं पर जैसे ही जाम हो जाते हैं। उन्हें पहले जितनी जल्दी थी अंदर जाने की, अब उतनी ही हिम्मत उनको आगे बढ़ने के लिए करनी पड़ रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे और कब हो गया। बेचारा मनोज अभी तक बदहवास था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो रोएगा तो राधा टूट जाएगी, इसलिए वो 1 मिनट के लिए बाहर जाता है, खुद को समझाता है और फिर राधा को संभालता है। दोस्तों, ये सीन देखकर इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है कि किसी पेरेंट्स के साथ ये सच में हुआ होगा। अंतिम यात्रा में ले जाते हुए यह वही सोचता रहता है कि कम से कम मैं अपनी आइसक्रीम तो खिला देता अपनी बेटी को। कुछ पलों के लिए वह एहसास ही नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जब अंतिम क्रिया हो जाती है तो वह अकेले में स्टेशन जाकर उसी सीट पर बैठता है जहाँ अक्सर
वो और गुड़िया बैठा करते थे। बार बार वो उसको याद करके बहुत कुछ सोचने लगता है, लेकिन अपने दुख को बाहर नहीं निकाल पाता। घर आकर वह रात को पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। वो कहता है कि राधा, गुड़िया को सोने देना, उसको उठाना नहीं, कल सुबह उसकी ट्रेन है, हम उसको लेकर जाएंगे और देखना वह इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके बाद वह कहता है कि कल उसके बैट से अच्छे शॉट लगने चाहिए, लाओ मैं उसके बैट को ना सही कर देता हूँ। उसके बाद वो उसके बैट को जोर जोर से पीटने लगता है, लेकिन साथ में फ्रस्ट्रेट भी होता रहता है, क्योंकि पीटने की वजह से वो लकड़ी का हैमर टूट जाता है। राधा कहती है कि होश में आओ, ये सब क्या कर रहे हो? तो मनोज कहता है कि अरे होश में तो हूँ, हम सब आएंगे ना जब हमारी बेटियां इंडिया के लिए खेलेगी और सेंचुरी मारेगी, तब देखना पूरी दुनिया उसके लिए ताली बजाएगी। इतने में वो गुड़िया को अपने पास इमेजिन करने लगता है और कहता है कि देखो गुड़िया, ये आ गई, देखो ये हमेशा मुझे अकेले में कहती है कि बाबा आप कहते हो ना कि खेलो खेलो खेलो, और माँ कहती है कि पढ़ाई करो बस, तो आखिर मैं किसकी सुनूं? तो मैंने उसको समझाया कि पढ़ने के टाइम पे पढ़ और खेलने के टाइम पे खेलो, माँ भी खुश और पापा भी खुश, क्यों ना, क्यों बेटा, सही कह रही हूँ ना? ऐसा कहकर वो जैसे ही पीछे देखता है तो गुड़िया वहां नहीं होती। वो तो राधा से कहता है कि अभी तो यही थी, कहाँ गई? फिर हो सकता है शायद सोने चली गई होगी, ठीक है उसे जाने दो, कल उसकी ट्रेन है ना। अब रात तो जैसे ही निकल जाती है और राधा उसको समझा नहीं पाती। लेकिन अगले दिन मनोज उठकर सीधा गुड़िया के स्कूल में उसकी क्लास में पहुंच जाता है। उसकी सीट खाली देखकर वो टीचर से कहता है कि अरे मैडम, मेरी बेटी कहाँ है? वो तो यहीं बैठती थी ना। टीचर कहते कि क्लास में तो नहीं है, आप बाहर जाकर देख लीजिए। अभी थोड़ी देर तो इधर उधर देखने के बाद वो वापस टीचर के पास आकर कहता है कि मैडम वो बाहर भी नहीं है, तो आखिर गई कहाँ मेरी बेटी? तो टीचर कहती है कि सर मुझे लगता है आज वो स्कूल आई ही नहीं है, आप जाकर अपना पहले घर देख लीजिए। ये सुनकर मनोज फौरन फील्ड की तरफ जाता है और वहां उसे ढूंढने लगता है। दोस्तों, एक पिता की बदहवास हालत को राजपाल यादव ने जिस तरीके से निभाया है, मैं शर्त लगाती हूँ कि आप जब ये देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद वह कोच के पास जाता है और पूछता है कि गुड़िया कहाँ है? सर आज प्रैक्टिस पर नहीं आई क्या? पता नहीं कहाँ है, आज स्कूल भी नहीं आई है। कोच मना कर देता है कि वो आज नहीं आई, आप स्कूल में जाकर पूछो। इसके बाद वह बाकी बच्चों से उसके बारे में पूछता है, वहां से चला जाता है। फिर जब वापस आते वक्त बारिश के बीच वो उसी रास्ते से निकलता है तो उसे वही गड्ढा दिखता है जिसमें गिरने से उसकी गुड़िया उस दुनिया से चली गई थी। ये मोमेंट उसके इमोशंस को ट्रिगर कर देता है, जिसके बाद वह जोर जोर से वही बच्चों की तरह रोने लगता है। उसे सब याद आ जाता है जो वो भूल कर बैठा था। दरअसल वो भूला कुछ नहीं था, बल्कि उसका दिमाग इस कंडीशन को एक्सेप्ट ही करना ही नहीं चाहता था कि पागलों की तरह रोते रोते वह उस गड्ढे को टटोलने लगता है। उधर उधर देखकर उसी दिन को याद करने लगता है जब वह लोगों से मदद मांग रहा था। इसके बाद वह अपनी बेटी की अस्थियों को लेता है और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर वो कहता है कि सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। तो पुलिस वाला पूछता है कि किसके खिलाफ लिखवानी है? तो मनोज कहता है कि सर गड्ढे के खिलाफ लिखवानी है। अरे ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि अरे गड्ढे के खिलाफ रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी? तो मनोज कहता है कि सर एक गड्ढे ने मेरी बेटी की जान ले ली है साहब, इसलिए मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। उसकी ये बात सुनकर वह ऑफिसर समझ जाता है कि उसके हाथ में उसकी बेटी की अस्थियां हैं। वो उसको बैठने के लिए कहता है और थोड़ा पानी पिलाता है। वो कहता है कि पूरी बात बताइए। तो मनोज कहता है कि स्कूल से लाते वक्त मैं गड्ढे में डिसबैलेंस हो गया था और वह गिरकर मर गई थी। तो ऑफिसर कहता है कि मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन एक गड्ढे के खिलाफ मैं रिपोर्ट कैसे लिखूं? मनोज कहता है कि अगर गड्ढा इसका जिम्मेदार नहीं है तो वो इसका जिम्मेदार है कौन? आप किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे बताइए? आप ही बताओ, अगर आपको गड्ढे ने मेरी बेटी को नहीं मारा तो किसने मारा? तो पुलिस वाला कहता है कि आप पता करो कि वो गड्ढा किसकी वजह से बना है, ठीक है, उसका नाम बताओ, मैं फौरन रिपोर्ट लिख लूंगा, आप परेशान मत हो। इसके बाद मनोज सड़क पर निकल जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उस गड्ढे को किसने किया होगा, मैं कैसे पता करूं। इसके बाद वो म्यूनिसिपालिटी जाता है ताकि वहाँ ऑफिसर को जाकर सब कुछ बता सके, लेकिन 4 महीने तक वह रोज आता जाता था पर कोई भी उसको वहाँ पर मिलने नहीं देता था। जब सभी को लगता है कि वो नहीं मानेगा तब जाकर उसे ऑफिसर से मिलने दिया जाता है। ऑफिसर पूछता है कि बताइए क्या बात है? तो मनोज उसे कहता है कि मेरी बेटी गड्ढे में गिरकर मर गई थी, मैं रोज उस रास्ते से निकलता था। अब मुझे बताइए कि सर इसके जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। ऑफिसर पूछता है कि आपकी बेटी का देहांत कब हुआ था? मनोज कहता है कि सर 4 महीने हो गए। तो ऑफिसर पूछता है कि आप इतनी लेट क्यों आए हो? तो मनोज कहता है कि सर आपसे मिलने तो मैं 4 महीने लगातार आ रहा हूँ, मुझे नीचे से ही वापस भेज दिया जाता था। बोल देते थे कि आज छुट्टी पर है, आज नहीं है, सर नहीं है, मीटिंग में है, लेकिन आखिरकार
4 महीने बाद आपसे मिलने में आज आ पाया हूँ। ऑफिसर कहते कि वह रोड बनाने का काम हमने एक कॉन्ट्रैक्ट को दिया था, अब एक गड्ढा हुआ है तो उसका जिम्मेदार भी वही होगा, इसलिए मैं आपको उसका पता दे देता हूँ। आप उससे जाकर मिलिए और उसे बोलिए। इसके अलावा अगर आपको कोई मुआवजा चाहिए तो मैं आपके लिए बात कर सकता हूँ। ये सुनकर दोनों पेरेंट्स कहते हैं कि पूरी दुनिया की दौलत थी मेरी बेटी की मुस्कान के नाम बराबर के कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें पैसा नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए, ताकि फिर किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। इसके बाद मनोज और राधा सीधा उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, जहाँ मनोज उसको देखते ही मारने पीटने और गाली देने लगता है। उसे देखकर वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ समझ नहीं पाता कि इसको क्या हो रहा है। फिर मनोज कहता है कि तेरी वजह से मेरी बेटी मर गई, तूने सड़क में मिलावट की और गड्ढा हो गया, जिस वजह से मेरी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सुनकर कॉन्ट्रैक्टर सब समझ जाता है और अपने से बाहर फेंकवा देता है। वो कहता है कि अगर तुम जैसे लोगों के बारे में सोचूंगा तो मेरा क्या होगा, और लोग तो मरते ही रहते हैं, गलती तेरी भी है, तूने गड्ढा नहीं देखा और उसमें गिर गया। ये सुनकर मनोज और गुस्सा हो जाता है और उस पर अपनी चप्पल फेंकने लगता है। लेकिन इस बाहुबली के सामने आखिरकार उसकी कहाँ चलने वाली थी। आखिर उसको मार पीट कर वहां से भगा दिया जाता है। रात को दोनों हस्बैंड वाइफ बैठकर बातें करने लगते हैं। राधा कहती है कि हम किसी से नहीं लड़ सकते, ये किसी एक आदमी की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की गलती है। हमने जो खोया है वो औरों ने नहीं खोया, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी बेटी को खो दी है, लेकिन मैं आपको नहीं खो सकती, इसलिए हमें इस सब को यहीं पर रोकना होगा। लेकिन मनोज कहता है कि ऐसा नहीं है, हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते। और हाँ, ऐसा कहकर रात को ही गुस्से में फिर से उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पे पहुंच जाता है और चाकू लेकर उसके रूम में तक पहुंच जाता है। बार बार उसको अपनी बेटी का ख्याल आ रहा होता है और उसके अंदर बदले की भावना बहुत तेज होती है। अब जैसे ही वह चाकू से सोते हुए कॉन्ट्रैक्टर पर वार करने वाला होता है, तभी उस कॉन्ट्रैक्टर की बेटी उसको पकड़कर बाबा बाबा कहने लगती है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर की नींद खुल जाती है। वह डर के मारे मनोज की तरफ नहीं बढ़ पाता, क्योंकि मनोज के हाथ में चाकू था। मनोज उसकी बेटी को देखता है, जिसमें उसे अपनी बेटी दिखती है, और उस बच्ची के मुंह पे से निकली बाबा की आवाज उसको अचानक से रोक दे चुकी थी। उसे समझ चुकी थी कि ये सब सही नहीं है। इसके बाद वह उस बच्ची का माथा चूमता है और हाथ जोड़कर वहां से रोते हुए चला जाता है। घर आकर वह रोता है और आखिरकार अगले दिन सुबह अपनी बेटी की अस्थियों को लेकर बहते हुए पानी में विसर्जित कर देता है। ऐसा करते हुए वह गुड़िया को अपने पास ही फील करता है जैसे वह आजाद हो गई हो। फिर कुछ दिनों बाद मनोज टीवी पर देखता है कि एक जवान लड़की की मौत फिर से शहर के किसी गड्ढे में गिरने से हो गई है, जिसके बाद वह मूवमेंट उसके दिमाग में फिर से ट्रिगर करता है और ये सब बाहर आकर अपनी स्कूटी पर सीमेंट बजरी रखकर उस गड्ढे की तरफ निकल पड़ता है, जहां उसने अपनी बेटी को खोया था। वहां जाकर वह उस गड्ढे को भरने लगता है और धीरे धीरे अब शहर के सभी मौजूदा गड्ढे को भरने लगता है, ताकि फिर कोई फैमिली अपनी बेटी, बेटा या किसी अपने को खो ना जाए। पूरी पब्लिक उसको ऐसा करते देखती रहती है और पागल समझती है, लेकिन वह दिन रात लगा रहता था, अपने पैसों से गड्ढों को भरता रहता था। वो सिस्टम से लड़ नहीं सकता था, लेकिन वो कर सकता था जो उसके हाथ में था। उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के सांगली शहर का मनोज पाटिल नहीं रुकता। उसके बाद हम देखते हैं मूवी में असली मनोज पाटिल को, जो उस गड्ढे को भर रहे थे। और दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं असली मनोज पाटिल से, जो कहते हैं कि उस दिन के बाद मैंने रोना छोड़ दिया था और जो मेरी बेटी के साथ हुआ वह किसी के साथ ना हो, इसके लिए मैंने जिंदगी भर गड्ढे भरे और तब तक मुझे भरता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ और करता रहूंगा। इसी के साथ इस शानदार मूवी या कई सच्ची कहानी की यहाँ एंडिंग होती है, बल्कि ये कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, बॉलीवुड के बड़े सितारे इस मूवी पर काम करने से हिचक रहे थे, लेकिन राजपाल यादव ने बीड़ा उठाया और आखिरकार देश के सामने सच्चाई रखी। मैं अपनी पूरी टीम के तरफ से मनोज पाटिल जी को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ और उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देती हूँ। लाइक और शेयर करना आपका काम है, साथ ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी आप मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे अगली ऐसी ही शानदार